वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। आज के सेशन में हम लोग यूपी बीएड प्रश्न 2023 के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए लाए हैं, जो कि आपका जीके का रहेगा। और यह प्रैक्टिस सेट हम लोग का लगातार चल रहा है, तो सभी स्टूडेंट इस प्रैक्टिस सेट को जरूर सॉल्व करें, क्योंकि ये जो आपके प्रश्न हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आज हम जो शुरू करेंगे वो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 रहेगा, और प्रैक्टिस सेट नंबर 5 पे हम लोग 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर यहां पर शो कर रहा है। देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 26 कि निम्न में से किससे अर्थफलक संबंधित है। इन अर्थफलक जो आपका शब्द है वह किस संप्रदाय से संबंधित है या फिर किससे संबंधित है? दिगंबर से, श्वेतांबर से, आजीवक से या फिर आपका हीनयान से। दो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्वेतांबर अर्थफलक से आपका संबंधित है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 27 पे। दिया है घोषिता राम कहां पर स्थित है। घोषिता राम एक जगह है, यह कहां पर स्थित है ये आपको बताना है। राजगृह में है, वैशाली में है, कौशाम्बी में है या फिर आपका श्रीवस्ती में है। देखिए वो जो घोषिता राम है वह आपका स्थित है कौशाम्बी में। ठीक है, कहां पे? कौशाम्बी में। यह जो है ना, यह बात ध्यान रखिएगा कि किसके लिए है, तो यह एक निवास स्थान था। किसका निवास स्थान भाई? तो यह निवास स्थान था महात्मा बुद्ध का, यानी कि जिनको हम लोग भगवान बुद्ध के नाम से जानते हैं, उनका यह निवास स्थान भी था, जो कि यह बनवाया गया था। ये उनका पर्सनल नहीं था, बल्कि यह बनवाया गया था। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो घोषिता राम है, इसी के निकट अशोक ने एक स्तूप भी बनवाया था। ठीक है, अशोक ने एक स्तूप भी बनवाया था, और यह स्तूप बहुत ही फेमस है, और यह एक कह सकते हैं कि पर्यटन के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण जगह भी है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 28 पे। देखिए प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कपिल वस्तु की पहचान किससे की जाती है? लुम्बिनी के साथ, वैशाली के साथ, पिपरहवा के साथ या फिर आपका श्रीवस्ती के साथ। तो यहाँ पे आप बताना चाहेंगे कपिल वस्तु की जो मतलब पहचान है वह पिपरहवा के साथ की जाती है। क्यों? क्योंकि कपिल वस्तु की जो सभ्यता है, यानी इसकी जो सभ्यता है या फिर कह सकते हैं कि जो सिविलाइजेशन है, इसकी जो सभ्यता है वह आपकी आधुनिक पिपरहवा से की जाती है। जो आधुनिक यानी कि मॉडर्न पिपरहवा है, ठीक है, इससे आपकी की जाती है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 29 पे। दिया है हेमवत संप्रदाय एक शाखा थी। किसकी शाखा थी? हीनयान की, महासांधिकी की या फिर आजीवक संप्रदाय की या फिर आपका वज्रयान की। तो हेमवत संप्रदाय जो आपका संबंधित है वह महासांधिक की थी। ठीक है, महासांधिक जो कि आपका महायान से उदय हुआ है। इसका किससे हुआ है भाई? तो यह आपका महायान से इसका उदय हुआ था। ठीक है, और अगर बात करते हैं इसका केंद्र कहां पे है, ठीक है, इसका जो मुख्य केंद्र है वह आपकी अमरावती है। ठीक है, कहां पर? आपकी अमरावती। अमरावती के बारे में ज्यादा हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता होगा। इसका अलावा अमरावती का अलावा एक और इसका केंद्र था जिसका नाम है आपका नागार्जुन कोंडा। ठीक है, नागार्जुन कोंडा इसका एक और स्थान है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 30। देखिए प्रश्न नंबर 30 आप लोगों से क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस गणिका का राजगृह में गणिकाभिषेक हुआ है? किस गणिका का राजगृह में गणिकाभिषेक हुआ है? सालवती का, अमरपाली का, वसंत सेन का या फिर आपका रामानिया का। तो यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि वह जो गणिका है ये मतलब होता है क्या पर, ये मैं आपको बता दूं। तो इसका पहले आंसर यहाँ पे जान लीजिए कि इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि जो सालवती गणिका है उसका गणिकाभिषेक हुआ था आपका राजगृह में। ठीक है, और जो आपका सालवती है ना, सालवती का जो पुत्र है वह प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक बना था। यानी कि जो प्रसिद्ध राजवैद्य है, ठीक है, आप सभी लोग जानते होंगे जीवक के बारे में, राजवैद्य, ये इसी का पुत्र है, सालवती का ही पुत्र है। कौन है भाई? राजवैद्य आपका यहां पर है। ठीक है, जीवक। तो ये किसके पुत्र है भाई? तो ये पुत्र है आपके सिलवती के। ठीक है, तो ये आप लोग का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहीं अगर कई बार पूछा जाता है कि जीवक क्या है, तो ये प्रमुख राजवैद्य है, बहुत ही फेमस है। और यहाँ पे आप बताना चाहेंगे कि जीवक जो थे, ठीक है, वह प्रसेनजीत के निजी चिकित्सक भी रहे हैं। किसके? प्रसेनजीत के। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रसेनजीत के ये क्या रहे हैं? पर्सनल डॉक्टर कर सकते हैं, इंग्लिश में हम लोग पर्सनल डॉक्टर भी इनको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 31 पे। दिया है निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न में नहीं है, ये आपको बताना है। सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक श्रद्धा या फिर सम्यक कार्य।
तो यहाँ पे आप बताना चाहेंगे कि जो आपका नहीं संबंधित वह है आपका सम्यक कार्य। जैन धर्म में त्रिरत्न की बात की गई है, लेकिन सम्यक कार्य का कोई भी बात नहीं किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 32 दिया है, वत्स किसकी किसकी राजधानी है? वत्स जो है आपकी किसकी राजधानी है भाई? तो वत्स देखिए आपकी कौसंबी की राजधानी है। किसकी? कौसंबी की। और अगर बात करते हैं किस नदी के किनारे है, तो यह आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा, यमुना नदी के किनारे ही आप लोग का कौन सा शहर है? तो दिल्ली शहर भी आपका इसी के किनारे स्थित है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बुद्ध के समय यहाँ के जो शासक थे वह कौसंकी उदयन थे। ये आपको प्रश्न कई बार पूछ भी लिया जाता है कि जो कौसंबी था उस समय के जो शासक थे वह कौन थे? तो वह पोखंसी उदयन थे। ठीक है, कौन थे आपके? पोखंसी उदयन। ये बहुत महत्वपूर्ण आप लोग के लिए। ठीक है, देखिए पोखंसी उदयन जो कि जब कह सकते हैं बुद्ध थे, जब बुद्ध का समय था उस समय यह शासन यहाँ पे करते थे। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम लोग दिया हुआ है 33। ये जो क्वेश्चन आप लोग का दिया गया है ना, ये और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार प्रश्न आप लोगों से जो प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है बीएड के, वह द्वीप से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। जैसे यहाँ पे प्रश्न आप लोग का दिया है कि बैरन द्वीप कहां पर स्थित है? बैरन द्वीप जो है आपका कहां पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, या फिर आपका भूमध्य सागर में। तो कहां पे सागर है? या फिर चीन सागर। तो आपको बता दें कि यह आपका है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहां भाई? बैरन द्वीप जो है आपकी बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दूरी पर आपका स्थित है यह। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 34। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है? यानी कि भारत का ऐसा द्वीप जो जिसका जन्म ही क्या हुआ है? ज्वालामुखी से हुआ है। तो उसका जो सही आंसर होगा वह ये होगा बैरन द्वीप। यानी बैरन द्वीप का जो जन्म हुआ है, यानी इसका उद्गम हुआ है, वह आपका किससे हुआ है? ज्वालामुखी से हुआ है। ये हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बैरन द्वीप और ग्रेट निकोबार जो है आपका, ग्रेट निकोबार जो है वह उत्तर में 500 किमी से अधिक दूर है। इसका बैरन द्वीप जो है ना वह ग्रेट निकोबार से 500 किलोमीटर दूरी पर है। किससे भाई? ग्रेट निकोबार से। ठीक है, निकोबार से इसकी जो दूरी है ना वह 500 किमी है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 35 पे। दिया है निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? यानी ऐसा कौन सा है जो आपका ज्वालामुखी द्वीप है? तो आप सभी को पता होगा ये आपका बैरन द्वीप है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर सारी चीजें आपको मैंने बता दिया है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 36। दिया है श्रीहरिकोटा द्वीप कहां पर स्थित है? चिल्का झील के समीप, महानदी के मुहावने के समीप, या पुलिकट झील के समीप, या फिर गोदावरी मुहावने के समीप। तो 36 का जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा सी, यानी पुलिकट झील के समीप यह आपका स्थित है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 37। दिया है राम सेतु जिसको हम लोग एडम्स ब्रिज के नाम से जानते हैं, ये कहां पर है? ये लोग कहां से इसकी शुरुआत होती है, कहां पर इसकी एंडिंग होती है, लेकिन यहाँ पूछा केवल शुरू है। ठीक है, देखिए राम सेतु का कई बार यहाँ पर वर्तमान समय में अगर देखेंगे तो जिक्र भी होता आ रहा है, जिसको वर्तमान समय में कहा जा रहा है कि राम सेतु को कह सकते हैं कि नेशनल धरोहर के रूप में, यानी कि राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित किया जाए। इसकी जिक्र बहुत ज्यादा, चर्चा बहुत ज्यादा समय से है। तो ये प्रश्न आप लोग का भी पूछ सकता है। देखिए राम सेतु जो आपका शुरू होता है वह कहां शुरू होता है भाई? तो होता है ए, यानी कि धनुषकोडी से आपका यह शुरू होता है। ठीक है, कहां से? धनुषकोटी से। और अगर हम बात करते हैं ये कहां पे खत्म होता है, तो यह आपका श्रीलंका का मन्नार द्वीप है। ठीक है, श्रीलंका का एक द्वीप है जिसका नाम मन्नार द्वीप है। ये यहां तक आपका पहुंचा है, जो कि आपका कहां पर है? श्रीलंका का है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 38। देखिए प्रश्न नंबर 38 कर रहा है आप लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? सुमात्रा, बोर्निया, जावा, या फिर आपका श्रीलंका। तो सही आंसर होगा आपका ए, यानी कि आपका सुमात्रा जो है वह भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के आपके सबसे समीप स्थित है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 39 पे। देखिए प्रश्न नंबर 39 कर रहा है भारत के प्रधानमंत्री में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए हैं? यानी ऐसा प्रधानमंत्री आपको बताना है जो कि जब संसद का कार्यकाल चलता है, जब बहस होती है, जब कोई बजट पेश होता है, फिर भी वह प्रधानमंत्री
संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए। अटल बिहारी वाजपेयी, बीपी सिंह, चंद्रशेखर या फिर आपका चौधरी चरण सिंह। ये देखिए बहुत बार आपके कई एग्जामिनेशन हुए हैं, उसमें यह प्रश्न आप लोग का पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका डी, चौधरी चरण सिंह यहाँ पर सही आंसर है। आप लोग को पता है कि चौधरी चरण सिंह के नाम से एक विश्वविद्यालय है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, जो कि आपका जहां पर यूपी बीएड से आपका एडमिशन लिया जाता है। इसमें बहुत सारी सीटें रहती हैं, खास करके फीमेल के लिए, ठीक है। और ये इसकी जो इंस्टीट्यूट है जो है आपका, वह और भी मतलब कह सकते हैं कि भारत सरकार इसको जल्द ही केंद्रीय विश्वविद्यालय की दर्जा देने के लिए भी मांग उठ रही है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी हो नहीं रहा है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 40 पे दिया है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल पाएंगे, या फिर वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे पाएंगे, या उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 मास के अंदर निम्न सदन का भी सदस्य बनना होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ए होगा, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वो अपने पक्ष में वोट नहीं दे पाएंगे अगर वह उच्च सदन के सदस्य है। तो उच्च सदन का मतलब होता है राज्यसभा, ठीक है। उच्च सदन का मतलब क्या होता है भाई, राज्यसभा होता है, लोकसभा नहीं बल्कि आपका राज्यसभा। जैसे हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं वह उच्च सदन के सदस्य नहीं है, बल्कि वह निम्न सदन के हैं, यानी निचली जो सदन हमारी लोकसभा है। आते हैं प्रश्न नंबर 41, देखिए दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गुलजारीलाल नंदा, अटल बिहारी वाजपेयी। तो यहाँ पे कूट दिया गया है 1 और 2, दूसरा दिया हुआ है 1 और 3, 1, 2 और 4, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि ऑप्शन नंबर आपका जो सही होगा वह डी सही होगा, यानी कि उपयुक्त सभी। इंदिरा गांधी भी एक से अधिक बार प्रधानमंत्री बनी है, जवाहरलाल नेहरू भी, गुलजारीलाल नंदा भी, अटल बिहारी वाजपेयी भी एक से ज्यादा बार वो लोग प्रधानमंत्री बने हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 42 दिया है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। देखिए न्यूनतम आयु यानी अगर लोग प्रधानमंत्री के बारे में पूछे, उप प्रधानमंत्री के बारे में पूछे, गृह मंत्री के बारे में पूछे, तो उन सभी का जो आपका मिनिमम उम्र होना चाहिए वह 25 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 25 वर्ष। ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वह सही होगा। देखिए ये क्या होता है ना कि लोकसभा का कोई भी सदस्य हो, है ना, अगर लोकसभा का अगर आपको सदस्य बनना है तो उस कंडीशन में आपको 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, ठीक है। और अगर राज्यसभा का आपको बनना है, ठीक है, तो राज्यसभा के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आपकी मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए ये आप लोग कमेंट करिएगा। प्रश्न नंबर 43, प्रधानमंत्री को लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 43 का जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्या ये सही आंसर है, सभी लोग इससे सहमत हैं कि नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल सही है आंसर, क्योंकि बहुत सारे लोग बोले हैं कि सर लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित किया जाता है। जी हाँ, ये भी होता है, लेकिन उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है ना। ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 44। प्रश्न नंबर देखिए 44 का रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम जो वित्त मंत्री हैं उनका नाम आपको बताना है। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइए। प्रश्न नंबर आपका 44, तो इसका हो जाएगा बी, जॉन मथाई, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री श्री जॉन मथाई हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 45, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द, ये आपका शब्द है मंत्रिमंडल। अभी मंत्रिमंडल जो शब्द है वह केवल एक बार प्रयोग किया गया है, केवल एक बार, और वह किस अनुच्छेद में किया गया है, इसका जिक्र कहां पे है ये आपको बताना है। तो देखिए इसका जो प्रयोग सबसे पहले किया गया था वह अनुच्छेद 352 में किया गया था, ठीक है। किसमें, 352 में। आज हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की बेस्ट बुक के बारे में। इस बुक में आप लोगों को सारे स्टडी मटेरियल आप लोग को मिल जाएंगे जो आप लोग के एग्जामिनेशन के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपका कला वर्ग का सभी आपका है, चाहे आप सामान्य ज्ञान हो, हिंदी हो, सामान्य अभिरुचि, या फिर आपका जो सब्जेक्ट ग्रुप है, ये आपका फुल स्टडी गाइड बुक है जिसमें आप लोग 27 से ज्यादा प्रश्न मिलेंगे, साथ ही आपको 6 सॉल्व्ड पेपर भी मिलेंगे आप लोगों को। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सब कुछ यहाँ पे आप लोग के इस बुक में मिल जाएंगे। आपको बार बार सिलेबस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी बुक में आप लोग को सब कुछ दिया गया है, और साथ ही साथ आप लोग को टॉपिक वाइज यहाँ पर स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग सारी चीज़ें मैं आप लोग को एक बार दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सके किस प्रकार का बुक आप लोग के लिए सर्वश्रेष्ठ साबित हो सकता है।
चक्षु प्रकाशन की बुक को आप लोग पर। अब आते हैं प्रश्न नंबर 40। देखिए प्रश्न नंबर जो 40 बोल रहा है वह कह रहा है कि भिलाई इस्पात कारखाना किस राष्ट्र की सहायता से बनाया गया है। ठीक है, किस राष्ट्र की सहायता से बनाया गया है? इंग्लैंड, जापान, जर्मनी या फिर आपका रूस। अगर हम बात करते हैं कि भिलाई जो कारखाना है यह आपका पंचवर्षीय योजना के दौरान मतलब इसकी स्थापना की गई थी। जो 5 ईयर प्लानिंग थे उसमें इसकी स्थापना की गई थी। अगर बात करते हैं कि इसमें जो देश यहाँ पे भागीदारी किया था वह देश आपका रूस है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 47। दिया है सत्यम समिति किससे संबंधित है? वस्त्र नीति से, विदेश नीति से, संचार नीति से या फिर भारतीय संविधान के पुनर्निरीक्षण नीति से। तो जो आपका सत्यम नीति है वह संबंधित है आपका वस्त्र नीति से संबंधित है। ठीक है, यहां पे एक और समिति का मैं आपको नाम बता रहा हूं, नायक समिति। ठीक है, नायक समिति। अब ये आपको कमेंट करके बताना है कि बताइए कि नायक समिति का संबंध किससे रहा है। ठीक है, यह भी आपका पंचवर्षीय योजना में ही आपका आता है 5 ईयर प्लान में। तो ये आपको बताइए कि नायक समिति किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 48। दिया है भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहां पर लगाया गया था? भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहां पर लगाया गया था भाई? नांगल में, सिंधरी में, आलवे में या फिर ट्राम्बे में। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नांगल में। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 49। दिया है साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर किस उद्योग में किया जाता है? कागज में, माचिस में, कत्था में, रेलवे स्लीपर में। तो 49 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेलवे स्लीपर में साल की लकड़ी का अधिकतर उपयोग किया जाता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 50। दिया है कि किस उद्योग को आधुनिक सभ्यता के लिए सबसे मूलभूत माना जाता है? रसायन को, लोहा को या फिर वस्त्र को या फिर पेट्रो रसायन को। तो जो आपकी जो उद्योग सबसे मूलभूत माना जाता है वह है आपका यहां पर लोहा और इस्पात। इसको मूलभूत कह सकते हैं कि हम लोग मानते हैं सभ्यता के तौर पर। ठीक है, तो आज हम लोगों ने कुल 50 प्रश्नों को यहां पर हल किया है और ये जो प्रश्न आप लोग के प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप लोग जरूर अच्छे तरीके से समझिएगा। अगर कोई क्वेश्चन जो भी मैंने 2 प्रश्न पूछे इसका कमेंट करके आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा, ताकि आप लोग की जो नॉलेज है उसे भी चेक कर सकते हैं आप स्वयं से कि आप लोग अपनी कितनी तैयारी हो चुकी है। क्योंकि आप लोग का सबसे महत्वपूर्ण है सरकारी सीट पाना। तो सरकारी सीट पाने के लिए इन सभी प्रैक्टिस सेट को आप लोग रेगुलर बेसिस पे हल करते रहें। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।